तो जो हमारा 14 राजलोक का यहाँ पर जो वो पिक्चर है, वो त्रस नाड़ी ऊपर में वो अ, नीचे 7 रज्जू चौड़ी और हाथ की जगह भी वो उतनी ही चौड़ी, 7 से कम होगी, शायद 5 रज्जू होगी, पर उतनी चौड़ी हाथ के भाग से। और नीचे 7वीं नारकी के साइड में वो 7 रज्जू चौड़ी, पूरा का पूरा ये एरिया निगोद के गोले से, फिर एकेंद्रिय आदि 5 पंचेंद्रिय सूक्ष्म जीवों से, एकेंद्रिय 5 एकेंद्रिय जीवों, सूक्ष्म एकेंद्रिय जीवों से, धर्मासिकाय आदि 5 अजीव द्रव्यों से, और निगोद के गोले से भरा हुआ है। कोई भी एरिया थोड़ा सा भी यहाँ आपको खाली नहीं मिलेगा। और ऐसे में अगर हम अपने जीव पंचेंद्रिय, एक बेइंद्रिय, तेइंद्रिय, चौरिंद्रिय, पंचेंद्रिय, ये सारे जीव घूमते रहेंगे, बैठे रहेंगे, खड़े रहेंगे, ऐसे उलट पुलट होते रहेंगे, तो जाहिर बात है कि हम सभी आकाश प्रदेश में रहे अनंत 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 जीवों को खिलामणा दे रहे हैं। आओ, तो उस जो एक कमरे में जो दिया आपने जलाए 1000, तो उसका प्रकाश एक रूप हो जाता है। और उस दिए के प्रकाश में कोई पुरुष स्थिर नहीं खड़ा रह सकता, बैठ नहीं सकता, सो नहीं सकता, क्योंकि वहां पर अनंत जीव उगाड़ होते हैं। बराबर। इसीलिए अगर वो सोएगा तो जीव को पीड़ा होगी, अगर पीड़ा देने दिए बगैर तो वो रह ही नहीं पाएगा। इसीलिए कोई भी संसारी जीव इस संसार में बिना कर्म बांधे रह नहीं सकता। ये बात समझ में आ गई होगी, तो इसके लिए बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया है कि कोई भी जीव इस 14 राजलोक में खड़ा होगा तो भी अनंता जीव वहां अवगाढ़ है, बैठेगा तो भी अवगाढ़ित है, सोएगा तो भी वहां पे जीव अवगाढ़ित है। आपको ये सोच के ही पैर उठाना है। और यही कारण है, इसीलिए 2 टाइम प्रतिक्रमण संजवलन कक्षा के जो जीव हो चुके हैं उनके लिए तो दोनों टाइम प्रतिक्रमण बहुत जरूरी। संपूर्ण लोकव्यापी ऐसे 3 द्रव्य पर पुरुष की प्रवृत्ति होती है। काल द्रव्य लोक के एक देश में के भाग में है, सब में नहीं है, पर व्यवहार काल एक भाग में है, निश्चित काल तो सब जगह पे है, निश्चय काल तो हर जगह पे है। जीव और पुद्गल में भी प्रत्येक जीव और प्रत्येक पुद्गल स्वतंत्र रूप से लोक के एक देश में होते हैं। ध्यान से सुनिए, जीवास्तिका और पुद्गलास्तिका बात की है, उसमें भी प्रत्येक जीव और प्रत्येक पुद्गल स्वतंत्र रूपे लोक के एक देश में होते हैं। लोक के एक देश में यानी मात्र पूरे लोक में से तिर्यक लोक में, तिर्यक लोक में स्वतंत्र रूप से जीव और स्वतंत्र रूप से पुद्गल। उसके अलावा देवलोक में जाओगे तो वही एक रज्जु त्रसनाड़ी के अंदर सारे जो स्वतंत्र जीव और स्वतंत्र पुद्गल लेकर स्वतंत्र जीव मात्र एक रज्जु त्रसनाड़ी के अंदर है। बराबर। काल द्रव्य पर कोई पुरुष द्वारा बैठने और खड़े रहने की आदि क्रिया शक्य नहीं है। काल द्रव्य के ऊपर आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि काल द्रव्य कोई जगह नहीं है। पर धर्म से क्या कहीं ना कहीं जगह के ऊपर ही होता है। सशरीरी जीव के ऊपर और पुद्गल द्रव्य के ऊपर ही प्रत्येक संसारी जीव बैठता है, खड़ा होता है, सोता है, उठता है, सब उसी पे करता है। मात्र सशरीरी जीव के ऊपर ही, ये याद रखिएगा, बस बहुत अच्छी बात आ जाइए। दीपक आदि का प्रकाश पुद्गल द्रव्य का पर्याय है। पुद्गल का पर्याय है दीपक द्रव्य, दीपक का प्रकाश। बराबर। पुद्गल का, पुद्गल द्रव्य का पर्याय है, वो भी एक प्रकार का पुद्गल द्रव्य है, शरीर है। उसके ऊपर कोई पुरुष बैठने आदि की क्रिया नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी
सूक्ष्म वनस्पति की अपेक्षा से अनंत जीव वहां पर भी व्याप्त होते हैं, क्योंकि लोक के प्रत्येक आकाश प्रदेश पर अनंत जीव अवगाढ़ होकर रहते हैं। देखिए, अब ध्यान से सुनिएगा। यही कारण है कि हम ये सोचते हैं कि दिया ऐसे रखोगे तो उसके प्रकाश में जो उड़ते हैं वो मक्खी या जो बटरफ्लाई और ये सब है वो जल के मरते हैं, पतंगा मरते हैं, ऐसा नहीं है। आप दिया जलाओगे ना तो अनंत अवगाढ़ित अनंत जीव जो 14 राजलोक में है सूक्ष्म, वो सारे जीव जब तक दिया जलेगा वो मरेगी। बराबर? मरेंगे कि नहीं बोलो? बोलो, कोई प्रश्न है? नहीं तो मैं आगे जाऊं। हाँ, अब ये लोक का सूक्ष्म भाग बोला है कि लोक का सूक्ष्म भाग कहाँ है। ये भी हमने पहले भी बात की थी। जो बराबर सूक्ष्म भाग, जो उसका पेट का जो कमर का एरिया है वो है लोक का सूक्ष्म भाग। मैं आपको ये बार बार ये बात बताना चाहती हूँ। जो आजकल हमने जो पिक्चर देखे हैं वहां पे ये कमर के भाग में एक रज्जू जितना भाग सीधा बताया गया है। देखिए, ये पहले के पुस्तक में। देखिए, आप लोग भी बाद में ये फोटो में देख लीजिएगा। देखिए, दिख रहा है? जो आजकल के किसी भी पिक्चर में ये नहीं है कि नहीं बोलो? ये एक रज्जू तिर्यक लोक का भाग है जो कमर पे बिल्कुल सीधा है। ये वक्राति वक्र उसके ऊपर से शुरू होगा और नीचे से भी वक्राति वक्र एक रज्जू छोड़ के ही आएगा, वक्र भाग। ठीक है, इसको ही हम समझेंगे कि एक रज्जू का, एक रज्जू लंबाई और एक रज्जू चौड़ाई, ये पार्ट पहले आ गया है। और ये है 13वां शतक उद्देशक 4, उसके अंदर ये मिल रहा है। किसको भी चाहिए वो ये पढ़े बस। 13वें शतक में ही लोक कैसा है वो बताया गया है। लोक का भूसंभाग, बहुसम यानी कि एक एक जैसा है, बाकी पूरा ऐसा जा रहा है और आ रहा है, वक्र ही है। बराबर? मात्र बहुसम यही यही एरिया है। तो जो बहुसम भाग है, अत्यंत सम प्रदेशों की हानि वृद्धि रहित। बहुसम का मतलब क्या? जहां ना हानि होगी ना वृद्धि होगी। और अत्यंत सम, बराबर इतना ही प्रदेश, सम प्रदेश। और सर्व संक्षिप्त दोनों बताया गया है। सर्व संक्षिप्त यानी कि हर तरीके से वो एक ही रज्जू जितना। सबसे छोटा है एक रज्जू चौड़ाई में, सबसे छोटा और एक रज्जू चौड़ाई का भाग कहाँ पे है? तिर्यक लोक में। कहाँ पे है? क्योंकि तिर्यक, देखिए तिर्यक लोक में ये बिल्कुल अंतिम स्वयंभू रमण समुद्र तक जुड़ा हुआ है। और वहां तक का एक रज्जू ही बोला है हमको। और जो रत्न प्रभा नारकी है वहां पे 12-12 योजन और जुड़ चुका है। ये एक रज्जू तिर्यक में से आप रत्न प्रभा में आओगे तो 12 योजन जुड़ चुका है। बराबर? तो रत्न प्रभा का जो एरिया है वो एक रज्जू नहीं है, वो उसमें उसमें चारों तरफ जो 12-12 योजन का उसका घनोदधि, घनवात और तनवात वो सब जुड़ गया है साइड में। लेकिन तिर्यक लोक में वो कुछ भी नहीं है, सीधा एक रज्जू तक तिर्यक लोक। तो जो बहुसम भाग है जहां दोनों प्रतर समान विस्तृत है, वहीं पर लोक का संक्षिप्त भाग और सर्व जघन्य विस्तार वाला भाग एक ही जगह पर मिलेगा। अब आपको ये पता है कि जो दो प्रतर है बिल्कुल सम प्रतर है। मेरू पर्वत के 1000 योजन नीचे जो जमीन का अंदर का भाग है उसमें 900 योजन छोड़ के
नीचे के मात्र 100 योजन जितना एरिया, मात्र 100 योजन, और वो 100 योजन में 2 प्रतर बिल्कुल समभाग में। प्रतर यानी सीधी, आप उसको क्या बोल सकते हो, प्रतर, प्रतर को सीधा फ्लोर बोल सकते हो, फ्लोर, समझे? जो जमीन का फ्लोर होता है वो बिल्कुल सीधा होता है। तो एक प्रतर और 2 प्रतर, दोनों प्रतर 100 योजन के अंदर है। नीचे के 100 योजन में ये 2 क्षुल्लक प्रतर, और बराबर उसके बीच में 8 रोचक प्रदेश। समझे? समझ में आई बात? दिख रहा है आपको? हाँ, तो ये 100 योजन में ऐसे 2 क्षुल्लक प्रतर है। क्षुल्लक यानी कि बिल्कुल सूक्ष्म, बिल्कुल पतले से। अब 100 योजन में 2 प्रतर तो बहुत पतला हो गया ना बाकी सबकी अपेक्षा। आपको बाकी सबकी अपेक्षा देखना है। 1,80,000 रत्नप्रभा नारकी के पहले 1,000 योजन में 13 प्रतर। समझ में आ रहा है? तो 13 प्रतर तो भी बहुत बड़े बड़े हो गए। तो ये तो बिल्कुल क्षुल्लक 100 योजन के अंदर ही 2 आ गए, बराबर। वो 1,80,000 में 13 प्रतर, तो प्रत्येक प्रतर के बीच में ज्यादा जगह हो गई। पर ये एक क्षुल्लक प्रतर बोला है, मतलब सबसे कम से कम इसका फ्लोर बोला है। तो वो जो है एरिया मात्र 100 योजन, उसमें भी 2 प्रतर और उसमें भी अंदर 8 रुचक प्रदेश। और रुचक प्रदेश ऐसे आप सोच सकते हैं कि ये दो इतनी जो जगह है उसमें यहाँ 4 रुचक प्रदेश और यहाँ 4 रुचक प्रदेश, बराबर समझ में आ रहा है? और बीच में थोड़ी जगह, और बराबर बीच में से यहाँ से हमारी दिशा उद्गम स्थान, जो 10 दिशा उत्पन्न होगी इतनी ही जगह से। ठीक है? और ये बराबर मेरु के मध्य भाग में, पूरे तिर्यक लोक का मध्य भाग। आप उत्तर से देखो, दक्षिण से देखो, पूर्व से देखो, पश्चिम से देखो, या ईशान, अग्नि, नैऋत्य, वायव्य से देखो, सब जगह से बराबर मध्य में आया। और ऊपर ऊर्ध्व से भी ये मध्य में आया, अधो से भी ये मध्य में आया, क्योंकि ये एग्जैक्ट 7 राज नीचे छोड़ना है, 7 रज्जू ऊपर, 7 रज्जू नीचे जा रहा है, इसके 7 रज्जू ऊपर जा रहा है। खोलो दरवाजा खोलो। तो ऐसे 14 रज्जू यहाँ से ही डिवीजन हो रहा है। याचना, तो बराबर 7 रज्जू ऊपर, 7 रज्जू नीचे, 14 रज्जू का डिवीजन यहीं से बन रहा है। और ये हुआ अति मध्य भाग, बराबर मध्य भाग। आओ, लोक का संक्षिप्त भाग भी यही है और सर्व से छोटा भाग भी यही है। लोक का विग्रह विग्रहिक भाग वो भी यही है, बराबर, क्योंकि यही से ही विग्रह विग्रहिक मतलब कि जो टर्न वाला है, वक्राति वक्र यहां से शुरू होगा। यही एक रज्जू के एंड से वक्र भाग बढ़ेगा ऊपर, और नीचे भी वक्र भाग बढ़ेगा। अब इस भाग के लिए सबसे महत्व का मुद्दा आ रहा है कि ये बहु सम भाग है। 14 रज्जू परिमाण के इस लोक के विस्तार में सर्वत्र सम कोई भाग नहीं, मात्र यही भाग है जो एक समान है, एक समान, सब जगह से एक रज्जू। बाकी का सारा कहीं से चौड़ा, कहीं से संकुचित, प्रदेशों की हानि वृद्धि के कारण से विषम, दो सब सब चीज मिलेगी यहाँ। दो क्षुल्लक प्रतर भी समान मिलेंगे, समान अंतर में। उस प्रदेश पर जो अष्टरूचक है वो भी समानांतर मिलेंगे। दिशा भी यहाँ से निकलेगी मध्य से, पूरे सभी 10 दिशाओं में ये समानांतर आगे जाएगी, समानांतर, बराबर। और ये क्षुल्लक प्रतर रत्न प्रभा के ऊपरी भाग में है। समझ में आ रहा है? देखिए ये भी स्पष्ट लिखा हुआ है, ये रत्न प्रभा के ऊपरी भाग में। तो रत्न प्रभा का जो आकाश खंड आता था उसी के ऊपर जा रहा है।
तो अब रत्नप्रभा प्रत्येक नारकी का जो आकाश खंड है, जिसको हम अवकाशांतर जानते हैं, सातों नरक पृथ्वी अवकाशांतर के मध्य में है। तो रत्नप्रभा का ऊपर का अवकाशांतर, नीचे का अवकाशांतर दोनों छोड़ने के ऊपर के अवकाशांतर के बाद ऊपरी भाग में जहाँ तिर्यक लोक है, जो तिर्यक लोक शुरू होगा, बराबर वहां पर ये दसों दिशा है, क्योंकि दसों दिशा रत्नप्रभा के अंदर नहीं मिलेगी। ये दसों दिशा रत्नप्रभा के अवकाशांतर, किसी भी अवकाशांतर के अंदर दिशा हो ही नहीं सकती। क्लियर हुआ? ऊपर के क्षुल्लक प्रतर से ऊपर की तरफ और नीचे के क्षुल्लक प्रतर से नीचे की तरफ लोक की वृद्धि होती। देखिए, ये भी एक और महत्व का मुद्दा। ऊपर के प्रतर से ऊपर का ऊर्ध्व लोक, ऊपर की तरफ का लोक बढ़ेगा, नीचे के प्रतर से नीचे का लोक बढ़ेगा, और ये दोनों ऐसे ही प्रतर। ठीक है, तो बराबर अति मध्य भाग, जितना ऊपर जाएगा उतना ही नीचे, जितना साइड में लेफ्ट जाएगा उतना ही राइट, जितना दसों दिशा में एक समान लोक यही से बढ़ रहा है। दोनों प्रकारों की लंबाई और चौड़ाई एक रज्जू प्रमाण, मतलब जो एरिया है कम से कम संकुचित एक रज्जू जितना त्रसनाड़ी का, बराबर वहां पे एक ऐसी डिश रखी हुई है, वो है प्रतर, बराबर दो प्रतर। तो दोनों एक रज्जू प्रमाण, दोनों प्रतर तिरछा लोक के मध्यवर्ती है, और ये दोनों प्रतर तिरछा लोक के मध्य भाग में, मतलब यही तिरछा लोक का मध्य भी है, यही तिरछा लोक का बहुसम भाग भी है, यही तिरछा लोक का संक्षिप्त भाग भी है, और यही चौद राजलोक का भी बहुसम भाग, चौद राजलोक का भी मध्यवर्ती भाग हो गया। यही यही जगह राजलोक का भी मध्य, तिरछा का भी मध्य, भूलना मत, बिल्कुल बहुत बढ़िया बताया इसमें। चलो, संपूर्ण लोक पुरुष, ये लोक जो है वो पुरुष संस्थान में है, जैसे पुरुष खड़ा हुआ है, कमर पर हाथ रखकर चक्राकार घूमते हुए पुरुष अपने दोनों कोणी के स्थान से वक्र है, ऐसे वक्र है, दोनों कोणी के स्थान पे सीधा और वक्र, यहां से भी वक्र, यहां से भी वक्र, यहां से भी वक्र। और उसका ये वक्र भाग पांचवें देवलोक में आता है। ये भी बहुत अच्छी बात है, ये जो वक्र भाग है वो पांचवें देवलोक में आता है, बराबर। इस वक्र भाग विग्रह कड़ंग, विग्रह कंडक कहा जाता है। ये जो वक्र भाग है वही विग्रह कंडक, यहाँ से विग्रह गति, विग्रह यानी क्रॉस, यहाँ से ऐसे उतरे, यहाँ से आप वापस वापस आए, तो ये क्रॉस हो गया ना, इसलिए उसको विग्रह कंडक कहा जाता है। तो ये लोक का विग्रह विग्रहिक भाग हुआ, ऊपर नीचे दोनों तरफ प्रदेशों की वृद्धि से पूर्णता होगी। यहाँ भी प्रदेशों की वृद्धि ऊपर की तरफ, और ये नीचे भी प्रदेशों की वृद्धि, पैर में भी प्रदेशों की वृद्धि, और दोनों तरफ वृद्धि भी हुई और हानि भी हुई। यहाँ से ये वृद्धि हुई, यहाँ से ये हानि हुई, तो वृद्धि हानि दोनों होने के कारण ये वक्र बना, इसलिए उसको विग्रह कंडक कहा जाता है। तो ये हुआ विग्रह कंडक की बात, बहुत ही बढ़िया बात हो गई। इससे बहुत ही बढ़िया तरीके से ये साबित हो गया कि तिरछा लोक एक रज्जू चौड़ा, एक रज्जू ऊंचा, हर तरह से वो प्रत्येक दिशाओं में वो एक रज्जू का नाप जा रहा है। और सीधी बात है, चौद राजलोक ऊंचाई में भी 14 है और साइड में भी 14 है, तो तिरछा लोक को आपको सब जगह से 14 राजलोक प्रमाण, क्योंकि बीच का मध्य भाग भी एग्जैक्ट है, जो ऊंचाई है वो ऊंचाई भी सम भाग भी सीधा सम एक रज्जू। ये भी यहाँ आ गया कि जो सम भाग है वो एक रज्जू, लंबाई में एक रज्जू, चौड़ाई में एक रज्जू, बराबर बराबर। इसमें आकृति में फिर से देखिए, ये जो एक बीच का एरिया है वो लंबाई में भी एक रज्जू, चौड़ाई में भी एक रज्जू, आइए समझ में आ गया।
आओ। लोक का संस्थान कैसा है? अब आई है बात लोक के संस्थान की। तो परमात्मा कह रहे कि हे गौतम, इस लोक का संस्थान सुप्रतिष्ठित सरावली के आकार वाला है। सरावली, सरावला। लोक नीचे से विस्तृत है और ऊपर से संकुचित, इसलिए उसको सरावला कहा गया है। अधोलोक, तिर्यक लोक, ऊर्ध्वलोक। अब तीनों की बात की है। कौन सा सबसे छोटा? तिर्यक लोक, जो एक रज्जु प्रमाण। उससे ज्यादा ऊर्ध्वलोक, जो असंख्यात गुना तिरछा लोक के मुकाबले में ये असंख्यात गुना ज्यादा है। और उससे भी ज्यादा अधोलोक, विशेषाधिक। क्यों? क्योंकि एक रज्जु का तिरछा लोक, 6 रज्जु का ऊर्ध्वलोक और 7 रज्जु का अधोलोक। तो सरावला का आकार कैसे हुआ लोक संस्थान का? नीचे एक शकोरा उल्टा है, उसके ऊपर एक शकोरा सीधा है, और उसके ऊपर एक ऊपर से वापस उल्टा शकोरा रखना है। तो ऐसे ही इसका आकार बनता है लोक का। नीचे से वो चौड़ा, मध्य में संकुचित, ऊपर से वापस चौड़ा और लोकांत पर वापस संकुचित। लोक की जो चौड़ाई है वो एक रज्जु प्रमाण। तो बराबर ये सारी चीज यहाँ पर ये बताई गई है। तिरछा लोक सबसे कम, क्योंकि वो एक रज्जु प्रमाण है बाकी सबके अनुसार। बराबर। ऊर्ध्वलोक 6 रज्जु प्रमाण और अधोलोक 7 रज्जु प्रमाण। तो ये हुआ लोक का नाम। ठीक है। अब जो हमारा ये शतक 13वां उद्देश्य चौथा पूरा हुआ। शतक 13वें में उद्देश्य 5वां अब शुरू करेंगे। आप एक बार पानी ले लो। ठीक है। पानी वापरी लेशो બધા? હા વાપરી લો પછી એક કન્ટિન્યુ ચાલે।